नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो आगामी वैकेंसी है उसके लिए हम लगातार पेड क्विजेस को भी वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं, ठीक है। उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे नए ग्रुप्स स्टार्ट हुए हैं बीईओ परीक्षा के लिए। अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए होंगे, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं, ठीक। तो हम बिना किसी देरी के चलिए शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन के राजत्व के सिद्धांत को फिर से स्थापित किया था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में आप जैसे बलबन को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद लोधी डायनेस्टी में आई है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप था यानी कि राजत्व का सिद्धांत, तो इसमें होता क्या था कि ये बेसिकली इंस्पायर्ड था जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो थियरी ऑफ किंगशिप थी उससे, ठीक। इसमें होता क्या था कि जो ऐसे समझिए कि हेड ऑफ स्टेट होता था, ठीक है। तो उसकी पोजीशन जो है मानी जाती थी कि जो रिलीजियस मतलब उनके हेड होंगे वो होते थे, ठीक है। और पॉलिटिकल हेड के रूप में जो है सुल्तान वगैरह जो होते थे वो होते थे। तो कुछ इस पैटर्न पे जो है ये सिस्टम होता था। तो इसको बलबन ने स्टार्ट किया था, फिर दोबारा जो है सिकंदर लोदी ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, ठीक। तो डी ऑप्शन को हम चुनेंगे। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था ये बताना है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में जो आखिरी डायनेस्टी है लोदी, इसके बारे में हम देख रहे हैं अभी क्वेश्चंस को। तो अंतिम इसमें जो रूलर हुआ इब्राहिम लोदी था, जो कि 1517 एडी से 1526 एडी तक, ठीक। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वहां तक होती है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है। तो बाबर नहीं, इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने खतौली का युद्ध हुआ था 1518 में, ठीक है। यहां पे हराया था, ठीक। निम्नलिखित में से कौन लोदी वंश का संस्थापक था, ठीक। तो दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी थी लोदी डायनेस्टी, जो कि फाउंड की गई थी यहाँ पे बहलोल लोदी के द्वारा। सी ऑप्शन को चुनेंगे। टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 1451 से लेकर के 1526 एडी तक जो है ये पूरी लोदी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। और बहलोल लोदी को अगर हम देखें तो जो है ये 1451 से लेकर के 1489 एडी के टाइम तक जो है इसका टाइम पीरियड है, ठीक। अब देखिए लोदी डायनेस्टी में ही किस शासक ने भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी, ठीक है, इसकी शुरुआत की। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका ये सिकंदर लोदी, ठीक। इसको शुरू किया था इसने। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि 1504 में इसने आगरा को जो है फाउंड किया, ठीक। 1506 में उसको कैपिटल बनाया। तो ये सबको भी ध्यान रखिए। अगला देखिए कि सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था, ठीक है। ओरिजिनल नेम की अगर हम बात करें तो इसका नाम था निजाम खान, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और एक उपनाम भी था इसका, गुल रुखी कहते थे उसको, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन जैसे एक दो बार ये भी पूछा गया है कि गुलरुखी नाम से जो कविताएं हैं कौन लिखता था, ठीक है। तो सिकंदर लोधी ही है, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा। गुलरुखी का अर्थ होता था गुलाबी चेहरा। अभी आपको बताया था कि किस शासक ने जो है आगरा जो शहर है आज वर्तमान में आप देखते हैं इसका स्थापना किसने किया। तो सिकंदर लोधी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला है मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो दिल्ली में ये स्थित है मोठ की मस्जिद। सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में इसको बनवाया गया था, ठीक है। उस समय के एक नए कह लीजिए डोम शेप्ड का आकृतियों में से सबसे एक था ये, ठीक है। और इसका प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था वजीर मियाँ भोज करके, है ना। उसके द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था, ठीक। अराउंड जो है 1505 के टाइम पीरियड में। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको ऊपर बताया जा चुका है कि लोधी राजवंश जो कलेक्टिवली इसका टाइम पीरियड है तो 1451 से 1526 एडी तक, ठीक। ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दोहरे गुंबद की अवधारणा शुरू की? ठीक है, तो जैसे दिल्ली में जाएंगे आप तो लोधी गार्डन है वहाँ पे, ठीक है, तो उसमें भी कई सारी मस्जिदें हैं, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्ट्रक्चर में ऐसे डोम शेप जो है, स्ट्रक्चर में दोहरा डोम शेप का कॉन्सेप्ट जो है यही लेकर के आए थे, ठीक है, लोधीज। तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। सल्तनत कालीन प्रशासन में बहलादार का क्या कार्य होता था? ठीक है, तो अलग अलग ऑफिसर्स होते थे, उनको उस समय के शब्दों में कुछ टर्म यूज करते थे उनके लिए। तो देखिए, बहलादार बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति होता था जो आपका व्यक्तिगत हिसाब किताब जो होता था उसको देखता था। शाही रसोई जो होती थी ना, उसका प्रबंधक जो होता था तो उसको चाशनीगीर बोलते थे, ठीक। कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर जो उस समय पे होते थे उनको खाजीन कहते थे। और जैसे ये शाही उत्सव का प्रबंधन जो लोग करते थे, ऐसे व्यक्तियों को अमीर ए मजलिस कहते थे, ठीक है। तो इन सबको भी ध्यान रखेंगे। अब दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड में देखिए जो है जामदार खाना का संबंध जो है किससे था? ठीक है, तो अलग अलग कारखाने जो होते थे पर्टिकुलर चीज के, उनके नाम होते थे, ठीक है। तो जामदार खाना बेसिकली वस्त्र यानी जो क्लोथ्स होते थे उनसे संबंधित कारखाना होता था, ठीक। तो सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अब जैसे इसका भी बताएं आपको, ऊंट का है ना, तो कैमल्स का जो होता था उसको बोलते थे नफर, है ना, नफर, ठीक। ज्वेलरी से संबंधित जो कह लीजिए कारखाना था उसको जरगर खाना बोलते थे, ठीक है। और जैसे हॉर्स है, घोड़े, तो घोड़े से संबंधित जो होते थे उसको रिकाब खाना बोलते थे, ठीक। इन सबको भी ध्यान रख सकते हैं आप। पर्सी ब्राउन एक हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने निम्नलिखित में से किन जो है ये डायनेस्टीज जो है, ठीक है, तो इनको मकबरों का युग कहा है, ठीक है, एज ऑफ टॉम्स, ठीक। तो ये थे इसमें सैयद और लोदी, है ना। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, ठीक, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो नए नए तरह के और बहुत नंबर ऑफ जो कह लीजिए संख्याओं के मामले में देखें तो बहुत सारे जो मकबरे हैं उनका निर्माण किया गया। नेक्स्ट देखिए, बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल जो है किसका उदाहरण है? ठीक है, तो एक ये प्रिजर्वेटिव यानी कि परिरक्षक के रूप में इसको यूज करते हैं, स्पेशली जो आपका ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह होती है ना, तो खाद्य सामग्रियों को ऐसा मतलब जल्दी नष्ट ना हो उससे बचाता है ये। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है शुगर को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है? ठीक, तो प्रोसेस जो होता है फर्मेंटेशन यानी किण्वन का, जैसे स्पेशली शराब के या अल्कोहल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो किसी भी जैसे जो मोलासेस वगैरह हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए जौ वगैरह को यूज़ करके बियर बनाते हैं ना, तो उस प्रोसेस में जो ये हमारे शुगर है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो क्रिया है ये फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहलाती है। देखिए, फूड प्रिजर्वेशन की कह लीजिए एक्टिविटी में कई तरह की हम चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी खाद्य सामग्री है वो जल्दी नष्ट ना हो। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे जो तीनों लिखे हुए हैं ये सब प्रक्रियाएं हैं हमारे फूड प्रिजर्वेशन के रूप में ही, तो उसमें से किसी एक की यहाँ पे परिभाषा लिखी है कि इसमें से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो भोजन में मुक्त मूलक बनाती है, जो कोशिका झिल्ली को नष्ट कर सकती है और डीएनए और प्रोटीन पर हमला कर सकती है। ठीक है, तो ये सब किसके संदर्भ में लिखा है? जो कह लीजिए जो हमारे ये माइक्रोब्स जो खाने में पैदा होने की स्थिति होती है, जिनकी वजह से खाना हमारा नष्ट होता है भोजन, तो उनके कोशिका झिल्ली को ये नष्ट कर सकती है प्रक्रिया, और उनके डीएनए और जो प्रोटीन्स होते हैं उस पर हमला कर सकती है, और इस प्रकार सूक्ष्म जीव जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को सड़ाते हैं या दूषित करते हैं, उनके डेवलपमेंट पे या उनके जो नए फॉर्मेशन है उस पर रोक लगा सकती है। तो ये प्रक्रिया होती है रेडिएशन यानी कि विकिरण की। ठीक, तो रेडिएशन का यूज करके हम यहाँ पे अपने खाने को और जो है मतलब सही रख सकते हैं। मध्यम अम्लीय खाद्य पदार्थों की अम्लता कितने, देखिए जो नीचे रेंज लिखी है उसके बीच होती है। तो आपको पता है पीएच स्केल आप पढ़ते होंगे, तो इधर आप जो है 0 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं, तो 7 पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, ऊपर जाएंगे तो बेसिक होने लगता है, नीचे आएंगे तो एसिडिक होता है। ठीक, तो अब जैसे कुछ चीज़ें हमारी थोड़ी एसिडिक नेचर की होती हैं, ठीक है, जिनको हम खाते हैं, तो मध्यम अम्लीय खाद्य पदार्थों की जो हम संज्ञा देते हैं उन्हें, उनका पीएच वैल्यू जो है अराउंड 5.3 से 4.5 के बीच होना चाहिए। ठीक, इसके 5.3 से लेकर 7 के बीच में होगा तो बहुत ही स्लाइटली एसिडिक होगा, है ना। ये वाला एकदम मीडियम है, 4.5 से एकदम नीचे चला जाएगा तो जो हाईली एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, जो कि खाने योग्य भी ना हो और नुकसान भी करे आपको।
तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। तो जो उसमें नशे का काम करने वाला कह लीजिए सब्सटेंस है, निकोटीन जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो ये एल्केलॉइड होता है, ये पाया जाता है, ठीक। जल की स्थायी कठोरता किस विधि के द्वारा दूर नहीं की जा सकती, ठीक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, तो पहले तो ये जानिए कि जो जल की स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस जो होती है, जिसको कि आप ऐसे पानी को पी भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंस होती है क्लोराइड और सल्फेट्स जो होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस के, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे लाइम सोडा प्रक्रिया है ना, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस है ना, बेस एक्सचेंज प्रोसेस, ये सब विधियाँ होती हैं हार्डनेस को दूर करने की, जो परमानेंट हार्डनेस होती है, परंतु बॉइलिंग नहीं होती। बॉइलिंग में क्या होगा, आप ऐसे हार्ड वाटर को उबालेंगे तो पानी तो जो है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और जो हार्डनेस उसमें बच गई है ना, तो वो उसी आपका जो बर्तन है उसी में रह जाएगा। तो ये इसमें से प्रक्रिया में से कठोरता दूर कहाँ हुई, ठीक। तो इस वजह से इस विकल्प को हम चुनेंगे। लावा के जमने से पृथ्वी के अंदर बनी चट्टान क्या कहलाती है, ठीक है। तो जैसे आप ये देखते हैं ना कि हमारा अर्थ के, आप जब से इंटीरियर स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं तो लावा का जो डिपोजिशन है मैग्मा चैम्बर्स वगैरह में, ठीक है, तो उनके डिपोजिशन से हमारा बनती हैं जो चट्टानें, उनको प्लूटोनिक चट्टानें बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ से। गोंडवाना रॉक सिस्टम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भारत की काफ़ी फेमस ये रॉक सिस्टम से गोंडवाना, इधर आप देखेंगे छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में, तो ये सब काफ़ी फेमस है, कोयला जो है इसके लिए। निम्नलिखित में से किस आग्नेय चट्टान में 65% से अधिक जो है सिलिका की मात्रा होती है, ठीक। तो देखिए इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन आपको पता है कि पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में जो है मैग्मा, लावा, इन सब चीज़ों से होता है, और इनको प्राइमरी रॉक्स भी जैसे कहा जाता है, ठीक। तो उसी क्रम में यहाँ पे आप देखें तो जो ग्रेनाइट होता है, जो कि इसका एक तरीके से एग्जाम्पल है, तो इसमें 65% से अधिक जो है वो सिलिका की मात्रा होती है, ठीक। विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है, ठीक। तो एक प्रकार का सबसे जो एक्टिव ये शील्ड वोल्केनो जो होते हैं ना, उसका टाइप है, और यहाँ पैसिफिक ओशन के रीजन में आप देखते हैं ना, जो यूएस का हवाईयन आइलैंड है वहां पे स्थित है मौना लोआ। एक ज्वालामुखी है माउंट पिको, ठीक है, इसकी स्थिति बतानी है आपको। तो ये है यहाँ यूरोप के अंदर पुर्तगाल में। पंचायती राज प्रणाली में प्रथम स्तर का निर्वाचित निकाय और साथ ही लोकतंत्र की मूल इकाई जो है उसको क्या कहते हैं, ठीक। तो अब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे आप देखें इंडिया में, तो सबसे बेसिक यूनिट जो है, जो डेमोक्रेसी का बेसिक यूनिट जिसको माना जाता है, वो क्या होती है, वो है हमारा यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में से अगर हम देखें ग्राम पंचायत, ठीक। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायत राज प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, ठीक। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो पंचायती राज सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया गया, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की दिशा में, ठीक। तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के अंदर है नागौर जिला, ठीक, यहाँ से इसको शुरू किया गया। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया। उसके बाद जो है इसको फिर आंध्र प्रदेश में लगाया गया, है ना। तो ऐसे ऐसे करके फिर बाकी के स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करने के लिए कौन अधिकृत है, ठीक। तो जैसे केंद्र में आपने पढ़ा होगा 15th फाइनेंस कमीशन अभी जो सबसे लेटेस्ट था, है ना, एनके सिंह की अध्यक्षता में, जो काफ़ी चर्चा में रहा। तो टैक्सेस वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन और जो रिसोर्सेज हैं उसके संबंध में रिकमेंडेशन देने के लिए जो है वित्त आयोग का केंद्र में गठन किया जाता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रत्येक राज्यों में, है ना, और जो भी पंचायतों की वित्तीय स्थिति है, तो इसके संदर्भ में भी जो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, वो उस पर्टिकुलर राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो करते हैं। देखिए पंचायती राज जो भारत में वो हमारा एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, जो सिस्टम, तो निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है वो, ठीक है। तो अगर पंचायती राज के हम ऑब्जेक्टिव देखें भारत में, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करता है कि एकदम नीचे के लेवल तक जो है सबका पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन भी होता है, ये भी होता है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता जो है उसको बढ़ाना इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। लोगों को सम्मिलित करना इसका उद्देश्य हो सकता है, यानी कि भागीदारी, परंतु ये ऑब्जेक्टिव इसका नहीं है। देखिए अभी हमने पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए वित्त आयोग के बारे में देखा था, तो उसी क्रम में पूछना है कि राज्य वित्त आयोग जो है किस प्रकार का निकाय होता है, ठीक। तो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में, ठीक है, उसके द्वारा ये पंचायत के जो पार्ट हैं इसको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में,
ठीक। तो उसी में आर्टिकल 243 जो है, इसके अंतर्गत कई सब आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 243I है ना, इसके अंतर्गत स्टेट फाइनेंस कमीशन के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है गवर्नर के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए। ठीक। तो जिस चीज का मेंशन हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद में है तो क्या हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई ना, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए म्युनिसिपैलिटीज का जो पार्ट ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट में, तो एक छोटे शहर के प्रशासन के लिए किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय स्थापित किए जाते हैं, उसी क्रम में ये बताना है। तो जैसे आप ये देखते हैं ना, नगर निगम, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनको स्टैब्लिश किया जाता है। तो जो बहुत ही छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, शहर हैं, उनके लिए टाउन एरिया कमेटी जो है इसकी स्थापना की जाती है। अब ये म्युनिसिपैलिटी वाला जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें भी कई सारे अनुच्छेद हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात हो रही है, ठीक है, तो इसके गठन का उल्लेख है। ठीक है, तो जिला लेवल पर जो प्लानिंग वगैरह के संबंध में इस निकाय का जो मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये है आर्टिकल 243ZD, है ना, तो ये हमें डी ऑप्शन में मिल रहा है। अब देखिए 74th अमेंडमेंट जो हुआ 1992 में, ठीक है, तो उसमें कितने प्रकार की नगर पालिकाएं जो हैं, है ना, उसके फॉर्मेशन का कह लीजिए जो प्रावधान है वो प्रदान किया गया है 74th अमेंडमेंट में। ठीक, तो 3 प्रकार के जो है नगर पालिकाओं का प्रावधान है, जिसमें से पहला नगर निगम, दूसरा नगर पालिका परिषद, ठीक, और तीसरे पे नगर पंचायत, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन होता है नगर पालिकाओं के दिशा में अगर हम बात करें तो। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के आधार पर गलत युग्म का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम जो यूपी में शुरू की गई है, जिला लेवल पे जो प्रोडक्ट्स है ना उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, है ना, बाकी जो लोकल आर्टिस्ट वगैरह है इन सब का संवर्धन हो, इसके लिए जनवरी 2018 में इस स्कीम को शुरू किया गया। तो 75 जिले हैं और सबसे संबंधित कुछ न कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक, तो उसी क्रम में देखिए गलत है इसमें बागपत, है ना, इसके लिए लिखा है लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी के खिलौने संबंधित हैं चित्रकूट से। ठीक, बागपत का संबंध है इससे आपका जो है होम फर्निशिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इससे। ठीक है, इसी में एक चीज़ अपडेट आपको और बताता हूँ मैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो चाहे पूरा यूपी स्पेशल हो, ठीक, इसके लिए हमारी इंस्टाग्राम पे रील्स के माध्यम से एक सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम पूरा यूपी कवर करवाएंगे। तो आप उसको भी, हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको फॉलो करिए, वहाँ पे इसको देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब का जो शॉर्ट्स वाला सेक्शन है वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। तो कम शब्दों में और पिक्चराइजेशन और ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपको जल्दी से याद हो जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। 20वीं पशुधन जनगणना जो कि 2019 में हुई, ठीक, तो इसके अनुसार भारत के किस राज्य में पशुधन यानी कि जो हमारा लाइव स्टॉक है उनकी सबसे ज़्यादा संख्या है। ठीक है, तो पूरे भारत में पशुधन की सबसे ज़्यादा संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है। ठीक, अब देखिए भारत में हर कितने वर्षों में पशुधन जो है उनकी गणना की जाती है। तो जैसे अभी 2019 में 28th लाइव स्टॉक सेंसस के आंकड़े आए, तो अब 5 वर्षों बाद दोबारा ये सेंसस होगा। ठीक है, जैसे इंसानों का जो सेंसस होता है वो 10 सालों में होता है, ठीक, तो ये वाला 5 साल में होता है। ठीक, देखिए मरीन इकोसिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो एनवायरनमेंट में इसको एक बार डिटेल में अच्छे से देखिएगा। तो इसके टाइप्स होते हैं एटॉल, फ्रिंजिंग, बैरियर, है ना। तो भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं ये बताना है। तो तीनों ही प्रकार पाए जाते हैं, 1, 2, 3 को चुनेंगे। यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। ठीक, तो लोकटक झील मणिपुर जो राज्य है उसमें स्थित ताजे पानी की यानी कि जो फ्रेश वाटर लेक है तो उसकी सबसे बड़ी झील है। ठीक, तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा है केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक के ऊपर तैरता है। ठीक है, तो लोकटक झील के ऊपर ही यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में केबुल लामजाओ को। ठीक, तो ये भी ठीक है दूसरा हमारा स्टेटमेंट भी। तो गलत इसमें कुछ नहीं है, कोई नहीं वाला जो है इसको चुन लेंगे। कोर यानी कि महत्वपूर्ण बाघ आवास के क्षेत्र के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ठीक, तो टाइगर रिजर्व जो है, तो सबसे बड़े टाइगर रिजर्व्स के मामले में अगर पूछा जाए आपसे कौन सा है, ठीक है, तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक, अच्छा किस राज्य में स्थित है जरा कमेंट करके बताइए। तो
अगला है किस पर्यावरणीय मुद्दे के समाधान के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, तो 1987 में जो हमारा ओजोन लेयर का डिप्लीशन है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर स्थित है उसके संरक्षण के लिए, ठीक है, इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, नेक्स्ट है कि गलत जोड़ी चुनना है इसमें से, तो कुछ डेज हैं और किस दिन मनाए जाते हैं वो लिखा है। तो गलत है इसमें, विश्व पर्यावरण दिवस लिखा है 5 जून, है ना, सॉरी 6 जून, तो 5 जून को मनाते हैं ये। ठीक, सबसे फर्स्ट टाइम इसको 1973 में मनाया गया था, इसको भी ध्यान रखिए। लियोपोल्ड मैट्रिक्स, ठीक है, इसका संबंध किससे है। ठीक, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है किसी भी जैसे प्रोजेक्ट जो है ना, उसको बनाने से पहले कि उस प्रोजेक्ट को बनाने से एनवायरनमेंट पे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो उसी का एक ये प्रोसीजर है ना, उसको इवेल्युएट करने का, है ना, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स उसी से संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस संशोधन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग जो आयोग है इसकी स्थापना वैसे तो 1993 में की गई, परंतु अभी 2018 में अमेंडमेंट हुआ 102, है ना, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। इसके द्वारा इसको जो है अब संवैधानिक मान्यता जो है मिल गई है। देखिए, भारत में जो भी तरह तरह के आंकड़े हैं उनके संग्रह के बारे में सांख्यिकी एजेंसियां जो कार्यरत थी पहले, ठीक है, तो उनके सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। ठीक है, तो कब इसका गठन किया गया ये बताना है। तो जून 2005 में रंगराजन आयोग की जो सिफारिश थी, उनके सिफारिश पे जो है इस राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को जो है स्थापित किया गया था। ठीक, वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यूनियन यानी केंद्र सरकार में जो वित्त आयोग गठित होता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है। ठीक है, तो बेसिक पर्पज ये होता है इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का कि जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट और यूनियन के बीच में वो कैसे हो, उसका क्या मेथड हो, क्या टर्मिनोलॉजीज होनी चाहिए, है ना, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। दूसरा है यह राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की भी सिफारिश करता है। तो वही मैंने अभी बताया ना आपको कि क्या आपके जो है प्रिंसिपल्स होने चाहिए उस जो हम टैक्सेस ग्रांट कर रहे हैं ना, प्रिंसिपल्स बताता है और क्या मेथड्स हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में रिकमेंडेशन इसका कार्य है। तो दोनों ही ठीक है, इसमें कोई नहीं वाला विकल्प चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो मतलब सरकारी अधिकारियों जो भी समितियां हैं, निगम हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी प्राधिकरण कार्यरत हैं, ठीक है, तो उनमें अपराधों और करप्शन वगैरह इन सब चीज़ का पता लगाने और जांच करने के उद्देश्य से यहाँ पे संथानम समिति जो है इसकी रिकमेंडेशन पे, है ना, जो है 1964 में इसकी स्थापना की गई थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है किस प्रकार की एक बॉडी है या किस प्रकार का निकाय है कह लीजिए। ठीक, तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 स्पेशली डेट है। ठीक है, तो ये NHRC एक्ट आया था। ठीक है, तो एक्ट के माध्यम से हुई थी, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी मानेंगे इसको, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, तो इसके सदस्य या जो सदस्यों के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो इनको नियुक्त करने की शक्ति जो है किसके पास है। तो इसके सभी जो सदस्य होते हैं, है ना, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। कैशलेस जो ट्रांजैक्शंस हैं, है ना, इंडिया में, तो इन लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से आप देखते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस है ना, और कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है इनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो इन्हीं सब के संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई थी, नीरज कुमार गुप्ता का समिति। ठीक है, सी ऑप्शन। ये आप बताइए कि इसको किस वर्ष में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कमेंट करके बताइए। सारे क्वेश्चन जो हमने बताए हैं आपने यहाँ पे देखें। ठीक है, उसके बारे में आप नोट्स में से भी रिवाइज करते रहें। हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।